हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये आपके लिए जो सेशन है वो सिटीजनशिप के लिए है। और पिछले हम लोग सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं प्रेम्बल और आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। तो ये हम लोगों का थर्ड चैप्टर के लिए होगा जो सिटीजनशिप है। इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को कंप्लीट करने वाले हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होगा। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता के बारे में कथन पर विचार कीजिए, क्या सही है। स्टेटमेंट टाइप आपके पास क्वेश्चन आया और 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हुए हैं। और आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसके एमसीक्यूज को कवर करने से पहले आपको ये चीज बता दिया जाए कि ये जो आपका सिटीजनशिप है ये आपका भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में मेंशन किया गया हुआ है। ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंडर में क्वेश्चन आएगा आपसे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। या तो वो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होकर के आर्टिकल 11 तक जाएगा, या फिर इसके अंदर में स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा। सेम आपके पास यहाँ पे आया हुआ है कि भारत में नागरिकता के बारे में जो है, भारत में नागरिकता के बारे में जो कथन है उस पर विचार कीजिए। पहला आपके पास ऑप्शन है, भारत में जन्म लेने वाले शरणार्थी के बच्चों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट वन है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उसके सभी नागरिक को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और आपका भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चों और विदेशी शत्रु जो है वो जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस तीनों स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन कौन सा सही है, आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपको टिक आउट करना है। अब आपके लिए ये डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऊपर के 2 स्टेटमेंट है वो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर में ये दिखाई दे रहा होगा कि ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है इसको, सिटीजनशिप को। ऑप्शन नंबर 2 भी है वो क्वालिफाई नहीं करता है, केवल ऑप्शन 3 क्वालिफाई करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। अब इसके ऊपर देखते हैं हम लोग कि इसका राइट आंसर केवल 3 क्यों हुआ। क्योंकि भारत में जन्म लेने वाले जो शरणार्थी होंगे, जो इमिग्रेंट होंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो भारत के नागरिक है। ठीक है। नेक्स्ट वन जो आपका आता है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उसके सभी नागरिक को स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा है पुदुचेरी को हमने मिलाया था, वो चंद्रनगर, माहे अमान और कारकल को मिला करके जो है वो बना हुआ था पुदुचेरी। ठीक है, उसको मिलाया गया इंडिया में, लेकिन उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। उसके बाद वहां के सारे नागरिकों को जो है वो आपको सिटीजनशिप दिया गया इंडिया का। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर डिस्कस करना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये चीज क्लियर किया गया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप दिया जाता है इंडिया का, तो उसमें यह बात भी मेंशन किया गया हुआ है कि अगर किसी भूभाग को हम अर्जित करते हैं तो वहां के नागरिक को हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन इसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया हुआ कि बिना एक्ट बनाए नागरिकता दे देंगे। सेम चीज आपका पुदुचेरी के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्वालिफाई नहीं करता है इसके स्टेटमेंट को, केवल ऑप्शन नंबर 3 क्वालिफाई करता है। क्योंकि जो हमारे देश में राजनयिक है, जो एम्बेसडर आते हैं, उनके बच्चे को विदेशी और जो फिर विदेशी शत्रु देश के जो लोग होते हैं उनको यहाँ की नागरिकता हासिल नहीं हो सकती है। तो केवल स्टेटमेंट 3 सही है इसके लिए, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, क्या सही है। आपके पास ऑप्शन है, भारत का नागरिक चाहे जिस भी राज्य में पैदा हुआ हो या निवास करते हो, सभी नागरिक पूरे देश में समान नागरिकता का आनंद लेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको लगता है कि सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा अपने भारतीय नागरिकता नहीं खोता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। पहला स्टेटमेंट जो है वो पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो क्वालिफाई नहीं करता है इस स्टेटमेंट को। क्योंकि क्या होता है कि राज्य आर्टिकल 16 के थ्रू अपने राज्य के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। ठीक है, जैसे पंचायत इलेक्शन में अगर रिजर्वेशन दिया जाता है किसी को, तो वो पार्टिकुलर राज्य में लगाया जा सकता है, इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर। और आप बीपीएससी के लिए देखते होंगे, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो
यहाँ पे एक अलग प्रोसेस है और यूपी के लिए एक अलग प्रोसेस है। वहाँ यूपी वालों के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, यहाँ बिहार वालों के लिए अलग रिजर्वेशन होता है। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से रिजर्वेशन देना चाहे। तो यहाँ पे सारे राज्य के जो लोग हैं उनको एक समान नागरिकता जो है उसका आनंद नहीं मिलता है। आर्टिकल 16 के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है और ये स्पेशल जो है राज्य के पास ये पावर है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्वालिफाई करता है इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल 2। ठीक है, जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा जो है उसका भारतीय नागरिकता नहीं खोता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब उस व्यक्ति अगर अपना नागरिकता यहाँ से खो देता है तो उसका बच्चा नागरिकता नहीं खोता है। वो तब नहीं खोता है जब वो 18 वर्ष का हो जाए तो फिर वो यहाँ का नागरिकता ले सकता है। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि उसके पिता जैसे ही यहाँ की नागरिकता को खोते हैं वैसे उसके साथ ही उनके बच्चे का भी नागरिकता खो जाता है। लेकिन अगर वो 18 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो चाहे तो फिर यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो एट प्रेजेंट उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी इसको क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा, ना तो ए और ना तो बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको टर्म से दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे फंसेंगे। स्टेटमेंट में देने का क्वेश्चन मतलब ही यही बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, न तो ए और न तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में क्या सही है? बिल्कुल करंट से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि करंट से हम लोग पूरा जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बोलता है कि अनुसूची 6 और ILP पर लागू नहीं होता है। अनुसूची 6 और 7 जो हम लोगों का आता है जिसमें स्पेशल प्रोविजन होते हैं राज्य के लिए, वहां पे और ILP इनर लाइन परमिट एरिया पर यह लागू नहीं होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यह अधिनियम भारत के किसी भी देश में 49 धर्मों के लोगों के लिए 12 वर्ष के निवास को 6 वर्ष करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या होता है कि ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका गलत है, क्योंकि ये इसको आप अधिनियम कर लीजिएगा। ये अधिनियम जो है सभी देशों के लिए नहीं है, ये केवल 3 देश के लिए है। ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो है 6 धर्मों के लिए जो लोग हैं उनको जो 12 साल यहाँ पे रहना होता था उसको कम करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन ये सभी देश के लिए नहीं है, केवल 3 देश के लिए है। तो स्टेटमेंट नंबर जो आपका 2 है वो क्वालिफाई नहीं करता है इसको, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। ये अनुसूची 6 और ILP इनर लाइन परमिट एरिया वाले पे लागू नहीं होता है ये अधिनियम नागरिकता संशोधन। ठीक है, जिसमें जो आपके 6 धर्म के लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, ये लोग जो है आपके इनको प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के रूप में यहाँ पे इनको नागरिकता दिया जाएगा और केवल इनका जो ये उम्र है इसको 6 वर्ष का उम्र नहीं सॉरी इनका जो रहने का जो टाइम है उसको 6 वर्ष कर दिया गया 12 वर्ष से। और ये जो है इनर लाइन परमिट एरिया पे लागू नहीं होगा और अनुसूची 6 पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्वालिफाई नहीं करता है, ए राइट आंसर है इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए OCI योजना के बारे में कथन पर विचार करें, कौन सा सत्य है? OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे OCI से रिलेटेड एक मैटर आता है कि इसमें OCI जो अगर लिए हुए हैं वो उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सपोज दैट वो भारत से वो दूसरे देश में चले गए, अब वहां से वो इंडिया अगर आना चाहते हैं तो उनको एक OCI कार्ड लेना होगा। OCI कार्ड जब लेंगे तो उनको कौन कौन सा फीचर, कौन कौन सा फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा, ये आप से ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो अब आपके लिए है ऑप्शन नंबर ए कि OCI पंजीकृत व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका। ऑप्शन नंबर बी, OCI पंजीकृत व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार के मामले और अनुच्छेद 16 के तहत नागरिक पर प्रदत्त अधिकारों का हकदार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका है कि इनके पास कृषि, वृक्षारोपण, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध सभी सुविधाएं
सुविधाओं के संबंध में गैर निवासी एनआरआई के समान होगा। अब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि ओसीआई कार्ड होल्डर जो होते हैं उनको राजनीतिक अधिकार नहीं होता है, मीन्स कि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं यहाँ पर आकर के। और बाकी जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं उनके लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं जो एनआरआई के लिए होता है। और ये जो है ओसीआई कार्ड होल्डर ये आर्टिकल 16 के थ्रू डिमांड नहीं कर सकते हैं, या तो वो आपका पब्लिक जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो गया उसमें, इसमें वो डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकते हैं अगर वो ओसीआई कार्ड होल्डर है और इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्वालिफाई करता है इसके लिए, और ऑप्शन नंबर 3 भी क्वालिफाई करता है। केवल ऑप्शन नंबर ए जो गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, और 2 और 3 ऑप्शन नंबर ग में है, इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी योग्यता प्राकृतिक कारण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता है? अब ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि इन्हें 8वीं सूची में प्रदत्त भाषा का ज्ञान हो और वो ऐसे देश के नागरिक हो जहां भारत को वहां नागरिकता लेने से रोका नहीं जाए, और 3 नंबर वह अच्छा नागरिक हो या चरित्र उनका अच्छा हो। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट क्वालिफाई करता है अगर वो प्राकृतिक रूप से भारत का जो है वो नागरिकता लेना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। सभी उनको वो जो है अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में जितने भाषा जो है अगर किसी पार्टिकुलर राज्य में जाना चाहते हैं तो उनमें उनको एक किसी भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो किसी ऐसे देश से बिलोंग करते हो जहां पर भारत के व्यक्तियों को भी नागरिकता दिया जाता हो, ऐसे देश से बिलोंग नहीं करते हो जहां पर भारत के लोगों को नागरिकता नहीं दिया जाता हो। और तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो उनको एक अच्छा व्यक्ति होना जरूरी है, उनका चरित्र जो है वो अच्छा होना जरूरी है। तो ये तीनों ऑप्शन एक अप्लाई होता है उनके लिए जो प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी स्थिति भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट को चेंज करके। तो ऑप्शन नंबर ए है धोखे से नागरिकता पाना, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद करना, और ऑप्शन नंबर 3 जो है राजद्रोह का आरोप सेक्शन 124 का ए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे अगर राजद्रोह का किसी के ऊपर केस लगता है तो क्या उसकी नागरिकता छीन ली जाती है? यहीं पे आपका क्वेश्चन ये फंसता है। बाकी दो ऑप्शन आपका क्लियर कट हो चुका है कि अगर धोखे से कोई आदमी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और अगर वो युद्ध के समय में मतलब युद्ध देश के व्यक्तियों को अगर वो हेल्प करता है फिर भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका कि राजद्रोह का आरोप लगाकर सेक्शन 124 ए में क्या उसको उसकी नागरिकता समाप्त होगी, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका केवल 1 और 2 होगा। ठीक है, केवल 1 और 2 होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि सेक्शन 124 ए अगर किसी के ऊपर लगाया जाता है तो सेक्शन 124 के ए में ये कहीं नहीं मेंशन किया गया हुआ है कि उनकी नागरिकता को उनसे मतलब उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका क्वालिफाई नहीं करता है, केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और 2 सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 5 के अनुसार किसे भारत का नागरिक माना जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सारे आर्टिकल को कवर कर दिए गए हैं, सारे स्टेटमेंट को कवर कर दिया गया हुआ है, और बाकी आपको चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल करवाया जा रहा है, और वो सारे आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं जो एक पेड कोर्स में मिलता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं वैसे संस्थान में पढ़ा चुका हूँ जहाँ पर कि पेड कोर्स दिए जाते हैं, तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको तो पता होगा कि हम कहाँ पढ़ाते थे और कैसे पढ़ाते थे, लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये चैनल केवल और केवल आपको वो कंटेंट अवेलेबल करवाएगा जो आपको पेड कोर्स में मिलता है। तो अब आते हैं फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 5 के अनुसार किसे भारत का नागरिक माना जाएगा? अब क्या वो भारत के किसी राज्य में जन्मा होगा उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, या फिर माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा होगा, या फिर संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष पहले से मामूली तौर पर भारत का नागरिक रहा होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर जो आपका स्टेटमेंट है वो क्वालिफाई करता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो भारत के राज्य में जन्मा होगा उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 5 में मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट है उसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। सपोज दैट कोई आदमी यहाँ पे आकर के ऐसे ही रह रहा है, उसके माता पिता अगर नहीं हो संविधान लागू होने से पहले, तो कैसे मानेंगे कि वो भारत का था कि नहीं था? तो इसलिए उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के होने चाहिए।
अब आता है कि संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष पहले से वो मामूली तौर पर भारत का नागरिक रहा हो। ये जो स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर 3 यही गलत है, क्योंकि संविधान प्रारंभ होने के केवल 5 वर्ष पहले से वो भारत का नागरिक रहा हो, 10 वर्ष के लिए नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है आपका ये गलत है, और केवल इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 जो मेंशन किया गया हुआ है वो आपका ग में है, इसलिए राइट आंसर ग होगा। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो केवल 5 वर्ष होगा, उसको 10 वर्ष नहीं 5 वर्ष पर मामूली तौर से इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए, तभी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा आर्टिकल 5 के थ्रू, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के संबंध में क्या सत्य है? फिर से नया स्टेटमेंट दिया गया आपको, इसका प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया हुआ है, क्वालिफाई करता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट वन है उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा हो, ये भी क्वालिफाई करता है, क्योंकि जब डिवाइडेशन हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उस वक्त अगर वो पाकिस्तान चला गया हुआ है तो उस वक्त उसके माता पिता हो सकता है कि वहां पे जन्मे हो, लेकिन उसके माता पिता के जो पिता होंगे वो अगर इंडिया में जन्मे होंगे फिर उसके थ्रू वो भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 भी क्वालिफाई करता है, और ऑप्शन नंबर 2 क्वालिफाई करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया हो या भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कर लिया गया हो। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्वालिफाई करता है, क्योंकि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो भारत आ गया हुआ है और अगर वो भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत कर लिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर घ है वो सही है, इसके सारे ऑप्शन सही होते हैं और क्वालिफाई करते हैं पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के लिए, तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 7 के संबंध में क्या सत्य है? तो आर्टिकल 7 जो है उसके बारे में क्या आपका सही है ये देखते हैं हम लोग। वो आर्टिकल 7 जो है वो मेंशन करता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हुआ है उसके बारे में ये आर्टिकल 7 मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल 7 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं हम लोग। 1 मार्च 1947 के बाद वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आपका जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो क्वालिफाई करता है आर्टिकल 7 को, वह किसी अनुज्ञा पर लागू नहीं होता है। अब अगर सपोज दैट वो पाकिस्तान चला गया हुआ है और वो किसी अनुज्ञा पर गया हुआ है, मीन्स किसी लाइसेंस को लेकर के या फिर वीजा के थ्रू गया हुआ है या फिर किसी और पार्टिकुलर रीजन से गया हुआ है, तो आर्टिकल 7 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्वालिफाई करता है। और आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता ले सकता है। अब आता है कि अनुच्छेद 6 के तहत वो नागरिकता ले सकता है, लेकिन कैसे लेगा कि वो 1948 के पहले इंडिया में आ जाएगा और वो भारत सरकार के द्वारा अगर पंजीकृत कर लिया जाएगा तब वो आर्टिकल 6 के थ्रू यहाँ पे नागरिकता ले सकता है। तो आपका ऑप्शन ए बी और सी मीन्स 1 2 और 3 दोनों आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 9 के संबंध में क्या सही है? अब अनुच्छेद 9 के संबंध में क्या सही है स्टेटमेंट दो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का भी नागरिक होगा। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा केवल आपका 2। ठीक है, वो क्या होगा कि आपका अगर कोई व्यक्ति इंडिया से विदेश की नागरिकता ले लेता है तो अगर आप इंडिया की नागरिकता को छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि विदेश की नागरिकता ग्रहण करते ही आपके इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी और फिर आप इसके बाद जो है आर्टिकल 8 के थ्रू, आर्टिकल 8 में जो है वो प्रवासी के लिए मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पर, तो विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ये मेंशन किया गया हुआ है। तो अगर आर्टिकल 8 के थ्रू जो है वो भारत की नागरिकता के लिए फिर से वो क्या करेंगे कि दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़े हैं। तो वैसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो लेकिन विदेश में रह रहे हो, ठीक है, उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हुआ हो और फिर वो विदेश में चले गए हो, ठीक है ना, तो वो आर्टिकल 8 के थ्रू इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है ना यहाँ पे, लेकिन जब वो खुद से स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को छोड़ देंगे तो फिर वो आर्टिकल 8 के थ्रू दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल 2 नंबर स्टेटमेंट क्वालिफाई करता है, एक नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता का अर्जन कैसे नहीं किया जा सकता है?
तो नागरिकता का अर्जन जो है वो जन्म से बिल्कुल किया जा सकता है, देशीकरण से भी नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, परंपरा से भी नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, पंजीकरण करके 1948 के पहले अगर वो आ जाते हैं कोई पाकिस्तानी, तो उनका अगर यहाँ पे क्या होता है कि उनको अगर मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है, भारत की नागरिकता के लिए, तो वो फिर से पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एट प्रेजेंट में जो है वो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उसमें सिटीजनशिप जो है वो अधिनियम 1955 में चेंजेस किया गया हुआ था, तो वो अलग पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अर्जित भूभाग के लिए। अगर कोई भूभाग अर्जित किया जाता है कहीं से, जैसे पुदुचेरी हो गया, तो ये सब जैसे पार्ट जो है जिसको अर्जित किया गया हुआ है, तो वहां के व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल लॉ बनाए जाते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पे 5 ऑप्शन है वो क्वालिफाई करता है नागरिकता अर्जन के लिए, लेकिन संपत्ति कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं करता है कि यहाँ से आप अपने नागरिकता को अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर जो च है, ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं करता है नागरिकता के लिए। तो इम्पोर्टेंट था ये, केवल आपका इसका राइट आंसर च हो जाएगा, संपत्ति। आप संपत्ति के हिसाब से कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि आप भारत की नागरिकता अर्जन कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर च सही हो जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड थे उसको कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो फंडामेंटल राइट आएगा, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको फेसबुक पेज पर, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप वहां से डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर आप इसके आंसर को मैच कीजिएगा। और ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, और आप बेसिक एमसीक्यूज के सीरीज को भी जरूर देखिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। और आपके लिए जो एसेज के टॉपिक आ रहे हैं डे टू डे, वो उसको आप देखते रहिए, रिपोर्ट राइटिंग और फिर आर्गुमेंट के भी आपके पास वीडियोस आएंगे अब बैक टू बैक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर एमसीक्यूज के साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।